अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो न्यूज़ मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ हुकूमत मुखालिफ किए जाने वाले 16 अक्टूबर के जलसे से पहले इंतहाई पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं। हाल ही में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये हुकूमत जनवरी से पहले ही चली जाएगी और उनकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि हम नवंबर दिसंबर तक ही अपना काम कर दिखाएंगे। अब हुकूमत के खिलाफ नून लीग का इस तरह से पुरएतमाद होना अपनी जगह, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र क्या ये खुद एतमादी वाकई ही वही नताइज देगी जो कि वो चाहते हैं? दूसरी तरफ हुकूमत अपनी चाल चल रही है, एक ऐसा मुआहदा जिसके तहत बरतानिया में बैठे मुल्ज़िमान की हवालगी को यकीनी बनाया जाएगा। आप और हम सभी जानते हैं कि हुकूमत मियां साहब की वापसी के लिए हर मुमकिन हद तक जाने को तैयार है। इसमें कितनी पेशरफ्त हो सकती है, कितना पॉसिबल है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या हुकूमत को खुद भी इसका अंदाजा है? ये भी एक अहम सवाल है। और आखिर में बात नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के होने वाले अहम इजलास की, जिसमें यह जवाब रखा गया कि मुल्क में होने वाली मजीद महंगाई मौसमियाती अवामिल और कोरोना वायरस की वजह से हुई है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुग़ताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार जैकब खान साहब भी आज के शो में हमारे साथ मौजूद होंगे और जुनैरा हसन साहिबा तज्ज़ियाकार हैं, आप भी अपना वक्त हमें दे रही हैं। बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खुद एतमादी के हवाले से। वो जलसा जो कि होने जा रहा है 16 अक्टूबर को PDA के बैनर तले, PDM के बैनर तले, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें आगे होगी। मरीम नवाज साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और जनवरी तक इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। जबकि मैंने अपने इब्तिदाई में शाहिद खान अब्बासी साहब का भी हवाला दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक हम अपना काम कर दिखाएंगे। नासिर बेग चुग़ताई साहब, फरमाइएगा, ये जो सिचुएशन है, ये जिस किस्म के बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ज़रूरत से ज़्यादा पूरा एतमाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या फिर वाकई ऐसा है जो वो कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद हैं। वो सियासी बात कर रहे हैं और सियासी बात ये है कि वो प्रेशर डालना चाहते हैं हुकूमत के ऊपर, नफसियाती खेल खेल रहे हैं वो। और इस खेल में वो ज़ाहिर है कोई ना कोई डेडलाइन देंगे, कोई ना कोई फिक्स करेंगे कि उनका टारगेट क्या है। दिसंबर में वो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्लामाबाद जाएंगे। जनवरी में कह रहे हैं वो चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह का बयान है जिस तरह शिबली फराज अभी दे रहे थे कि अपोजिशन के पास तो लोग ही नहीं हैं, वो जल्द से जुलूस कहाँ से करेंगे। तो ये सब मतलब खैर हुकूमत तो बहुत ज़्यादा खुशफहमी की शिकार है। ये मेरा ख्याल है टारगेटेड साइकोलॉजिकल वार में है। साइकोलॉजिकल वार में इनको पता है कि हुकूमत इस तरह नहीं जाएगी। हुकूमत के साथ जो लोग हैं, जो लोग लेकर आए हैं, वो उनको इस तरह जाने नहीं देंगे और उनके बयान भी वाज़ेह तौर से सामने आ गए हैं। लेकिन आप पे कुछ नहीं कह सकते कि अगर खुदा ख्वास्ता बहुत ख़तरनाक अवामी रद्द-ए-अमल हुआ, शायद आप बात भी करें महंगाई के मसले पर और दूसरे सूरत हाल पर, हुकूमत की बद इंतज़ामी पर, तो फिर शायद कोई बड़ा अवामी रेला निकल के आ जाए और फिर मसाइल पैदा हो जाएं। मुझे लगता यूँ है कि वो मसाइल अभी इसलिए सामने नहीं आ रहे कि अवाम कुचले हुए हैं, अवाम पिछे हुए हैं, अवाम इस वक्त सिर्फ उनको ये फ़िक्र है कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए ठीक से। लेकिन जब भूखा रहेंगे वो, तो भूखे का स्ट्राइक बैक ख़तरनाक होता है। भूखे का स्ट्राइक बैक बड़ा ख़तरनाक होता है। शायद इससे लोग बचना चाह रहे हैं। कुछ लोग इसके बारे में काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे इम्कान नहीं लगता कि ये हुकूमत इस पर काबू पा सके। तो मरियम बीबी का जो कॉन्फिडेंस है वो साइकोलॉजिकल वार की तरह है, वो हकीकी नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि वो पूरा एतमाद ज़रूर है, लेकिन हकीकत से वो भी वाकिफ़ हैं कि ये जनवरी तक हुकूमत जाने वाली नहीं है। कामरान, मैं एग्री करता हूँ नासिर बेग चुग़ताई साहब से, क्योंकि ये इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, आपको पता है कि साइकोलॉजिकल जो गेम्स है वो खेली जाती हैं। ज़ाहिर है अपोजिशन तो ये नहीं कहेगी कि हमारी तहरीक नाकाम होगी। मरीम नवाज़ ही नहीं कह रही, बल्कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, तो वो भी एग्जैक्टली यही कह रहे थे कि उनको तो बड़ा इस बात पे एतमाद है कि जनवरी से पहले
ये गवर्नमेंट खुद ही चली जाएगी, उन्हें इस्तीफ़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपोजिशन तो भरपूर तरीके से अपनी जो साइकोलॉजिकल गेम है वो ये खेलेगी। अगर आप 2014 का धरना भी देखें तो उस वक्त भी तारिक कादरी साहब और इमरान खान साहब यही थे कि ये गवर्नमेंट बस आई की आई, गई की गई, और वो अंपायर की उंगली, और फिर आपको पता है सारी जो बातें होती थी। और हमने देखा कि जाहिर है कि फिर नवाज शरीफ गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में गए। तो ज़रूर ये साइकोलॉजिकल वॉर है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के दिमाग में, क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी वही बात की, क्योंकि एक इस्तीफ़ों की भी बात हो रही है ना, कि ऑप्शन जो APC हुई थी उसके अंदर ये ऑप्शन उन्होंने रखा है कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, बल्कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ये कहा कि ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है उनके पास, कि जब वो चाहेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हो सकता है कि अपोजिशन जमातों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात हो कि अगर मामलात किसी जगह पर सेटल नहीं होते, क्योंकि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, अपोजिशन कहीं ना कहीं चाह रही होगी कि जब वो इस तरह की तहरीक का आगाज़ करेंगे तो वो चाह रहे होंगे कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को अपने मुतालबात मनवाए जाएँ। अगर वो नहीं होता तो इस्तीफ़ों के ज़रिए, अगर आप तसव्वुर करें कि इस वक्त बड़ी थिन मेजॉरिटी है इस वक्त इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में, और अगर ये अपोजिशन की तमाम जमातें फ़र्ज़ कर लें कि मुस्ताफ़ी हो जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर से, सूबों से भी मुस्ताफ़ी हो जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बहुत बड़ा आईनी बहरान हो जाएगा। दो गवर्नमेंट कहती है कि हम बाय इलेक्शन करवा लेंगे या नए इलेक्शंस करवा लेंगे, वो इतना आसान नहीं है। तो शायद अपोजिशन के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात भी मौजूद है, लेकिन एट दिस स्टेज आई थिंक कोई ऐसा नजर नहीं आता कि ये गवर्नमेंट जनवरी तक चली जाए। साइकोलॉजिकल गेम है और आने वाले दिनों में डालने की कोशिश उसमें आपको तेजी भी नजर आएगी अपोजिशन की तरफ से इन बयानात में। जनरल साहब, बड़े पुरएतमाद बयानात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। ठीक है, सियासी जमातें अपना सियासी पावर शो करने से पहले इस किस्म का बयान देती हैं, लेकिन बयानात भी तो हकीकत में मबनी होनी चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे अभी कामरान और NBC भी बात कर रहे थे, बुनियादी तौर पे तो यही है कि प्रेशर टैक्टिक्स हैं, आप प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स के लिए, क्योंकि जो दूसरी ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी बिल्कुल एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम इस्तीफे मान करेंगे, तो वो लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये है कि जो तहरीक ये चला रहे हैं वो नाकाम हो चुकी होगी और उससे ये हजीम। जनरल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ना मैं आपको सुन पा रही हूँ ना दीगर मेहमान आपको सुन पा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ इसके बाद। ज़ैगम खान साहब, दरियाब मरीम नवाज़ साहिबा के इस बयान से मुझे शेख रशीद याद आ गए हैं, जिन्होंने 2014 में ये कहना शुरू किया था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। कोई 3 कुर्बानियाँ गुजरने के बाद आखिरकार 2017 में कुर्बानी हो गई थी। 2014 में ही इमरान खान साहब ने गो नवाज गो का नारा लगाना शुरू किया था और वही बात उन्होंने भी कहनी शुरू की थी। देखिए, अगर आपने शेक्सपियर के प्ले पढ़े हैं या अगर आपने पंजाबी फिल्में देखी हैं, तो दोनों में एक चीज़ है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बड़क मारना, और बड़क की एक बड़ी अफादियत और अहमियत है। यानी शेक्सपियर के प्ले जहाँ होते थे वहाँ एक्शन दिखाना मुश्किल होता था। पंजाबी फिल्म साजों के पास बजट बड़ा लिमिटेड होता था, बड़ी जंगें नहीं दिखा सकते थे, तो उसकी कमी पूरी होती है ऐसी लैंग्वेज से जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन हो, और मकसद वही होता है दबाव डालना, और ये कम्युनिकेशन की बात है। देखिए, इस तरह की तहरीकों से हुकूमत जाती नहीं है। इमरान खान भी हुकूमत को गिरा नहीं सके थे, लेकिन हुकूमत की चूलें ज़रूर हिल जाती है। एक बात तय है कि इस हुकूमत का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, और इस हुकूमत को सोचना चाहिए कि 2 करोड़ लोग जो अभी ताज़ा मिडिल क्लास से गुर्बत में गिर गए हैं और गरीबों में शामिल हुए हैं, अगर उसमें से चंद लाख लोग ही सड़कों पर आ गए तो इनका क्या बनेगा। लाखों लोग जिनके पास रोज़गार था और आज वो बेरोज़गार हो चुके हैं, अगर वो सड़कों पर आ गए तो उनका क्या बनेगा। वो लोग जिन्होंने खाली आटे और चीनी के 330 अरब रुपए सिर्फ हुकूमत की नाअहली की वजह से इजाफी अदा किए हैं, अगर वो सड़कों पर आ गए तो फिर क्या बनेगा। और वो बाज़ार और वो मदरसा जो JUI और मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़ी हद तक कंट्रोल में है, अगर उन्होंने सड़कों को गरमा दिया तो फिर इस हुकूमत का क्या बनेगा। इस हुकूमत को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो एरोगेंट एटीट्यूड है, ये जो गुरूर है, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं हुब्रिस,
वो गुरूर जो इंसान को गिरा देता है, उस गुरूर को ठीक करने की ज़रूरत है। जनरल साहब, जगम साहब ने फरमाया कि बढ़ती गुर्बत और मुल्क में बढ़ती महंगाई हो सकता है कि PMLN की खुद एतमादी को मजीद परवान चढ़ा दे और जो चाहते हैं वो मकासद उन्हें हासिल हो जाएं। अगेन मैं अपने सवाल की तरफ आऊँगी कि मुस्लिम लीग ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद है, इस तरह के बयान आ रहे हैं। मरियम बीबी का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि जब वो ये कहते हैं कि इस्तीफे एज ए लास्ट रिजॉर्ट देंगे, तो इसका मतलब है कि जो तहरीक है वो नाकाम हो चुकी है। अगर तहरीक नाकाम हो जाती है तो दमखम ऐसे निकल जाएगा। आपने देखा कि मौलाना का धरना जब नाकाम हो गया एक लिहाज से कि वो तब्दीली करना चाह रहे थे, तब्दीली नहीं हुई, तो उसके बाद से आज दिन तक मौलाना के अंदर वो दमखम नहीं है। और अगर तहरीक ही यही इस नतीजे पे पहुंचे तो फिर वो उन्होंने इस्तीफे देने हैं, तो इस्तीफे देने का मेरा ख्याल है फिर शायद जवाब खत्म ही हो जाए वैसे ही, क्योंकि फिर इनको अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से आज डिले है, वरना तो सबसे आसान तरीका, आप अपनी इतनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, आप इस्तीफा दें तो खत्म हो जाती है गवर्नमेंट। लेकिन वो तो रहा नहीं रहा इस वजह से कि पीपल्स पार्टी इस काम के लिए कतन तैयार नहीं है, और दूसरों को भी शायद इतना एतमाद नहीं है कि सारे लोग उनके इस्तीफा दे दें। तो एक तो ये इशू है कि इस्तीफा। दूसरी बात यह है कि ऑपोजिशन ने कोई भी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं बताई अपनी, जो अवाम की मुश्किलात की वो बात करते हैं उसको दूर करने की। सिर्फ एक नारा है कि इन्होंने मरवा दिया, ये खा गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अवाम ये भी देख रहे हैं कि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं बड़े। अब मिसाल के तौर पे आज अवाम बाहर निकलते हैं और बड़ा एक बहुत बड़ा तूफान मच जाता है, हुकूमत चले जाती है, तो ये तूफान जो निकलेगा ये अगली हुकूमत को भी लेगा। क्योंकि अगर तो किसी हुकूमत के पास इसका इलाज मौजूद है तो फिर तो बड़ी सीधी सी बात है, ये 19-20 का फर्क पड़ेगा। मैंने एक वीडियो सर्कुलेट की है, खुद नून लीग के दौर में 130 रुपए किलो पे चीनी बिकती रही है। सही। और बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी आज की कीमतों से कहीं ज्यादा पे बिकती रही। और उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मार्केट का उतार चढ़ाव कह रहे हैं हमें। तो अगर दुनिया इस चीज की वजह से निकल आई तो मुझे लगता है कि अगली हुकूमत के लिए फिर खूनी इनकलाब होगा उसके गले में, क्योंकि फिर लोग एक दफा ये काम शुरू हो गया कि भूखना की वजह से लोग आ रहे हैं, तो अगले लोग जो जिनको आज हुकूमत से निकाल आपका आगे। लेकिन फिर भी सवाल मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि क्या अवाम अपने हक के लिए घरों से बाहर ना निकले? एक सेकंड, आज जिस हुकूमत को निकाला जाएगा आपका क्या ख्याल है कि वो बाहर निकल के आराम से बैठ जाएगी? और अगर भूखना कायम रही तो वो इसी तरह उठाएंगे लोगों को और फिर यहां पे इनकलाब आए। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये सूरत हाल इससे इतनी खराब होने तक नहीं जाएगी, और होगा यही कि हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। पीछे जैसे कामरान कह रहे थे दर पर्दा बातचीत चाहिए, कहीं ना कहीं कोई कंसेशन मांगी जाएगी, तो मिल गई तो ठीक है। आखिर मियां साहब और उनकी बेटी जाहिर में कुछ और, बातिन में कुछ और। जनरल पॉइंट आपका आ गया। को लॉन्च किया हुआ था, राइट, 8 महीने चुप रहे मोहम्मद जुबैर की वजह से, तो आप भी कोई लॉन्च कर देंगे, राइट। ज़ुनैरा, देखें, जब किसी गवर्नमेंट की या किसी पार्टी की पॉलिटिक्स फेल हो जाती हैं तो वहाँ पे वॉर स्टार्ट होती है, एक गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट के साथ, दो स्टेट्स की आपस में। वॉर इनिशिएशन का मतलब है कि बातचीत के भी काबिल नहीं रहे आप आपस में। लेकिन नेगोशिएशंस और पॉलिटिकल बैक चैनलिंग एक ऐसी चीज़ है जो वॉर के टाइम में भी ख़त्म नहीं होती। बेशक दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो के गोले बरसा रहे हों, लेकिन बातचीत तब भी चल रही होती है। तो एक तो ये जहन में रखिए कि बातचीत अभी भी चल रही है, जो कुछ टीवी पे नज़र आता है वो टोटल स्टोरी नहीं है। दूसरा, जो नून लीग है, नून लीग का पहला नैरेटिव था कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और रिगिंग हुई है। अवाम ने वो बाय नहीं किया क्योंकि वो बाहर नहीं आए और उस पर कोई इतना शोर नहीं मचा। दूसरा उनका था कि सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है, उसको भी किसी ने बाय नहीं किया, बिकॉज वी ऑल नो कि इस तरह तो सारी एलीट अंदर जाएगी, तो इसलिए जहाँ तक मामला है इमरान खान जैसे चलाना चाह रहे हैं चलाने दें। अभी तीसरा नैरेटिव आया उनका महंगाई का। तो अगर तो इन्होंने बहुत सेंसिबली इन तीनों को रोप इन कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो शायद कोई ऐसी यहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट्स आप देख लें जिसमें लोग तंग आके बाहर
बाहर निकल आएँ और डिमांड करें कि जी इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए। बट अगर ये तीन चीज़ें कनेक्ट नहीं होती और सिंगल पॉइंट एजेंडा अपोजिशन का एक नहीं बनता, जो कि नहीं बन रहा क्योंकि मुस्लिम लीग नून के भी सेक्शंस हैं जो रिज़ाइन देने को तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी भी है जो रिज़ाइन देने को तैयार नहीं है। तो दिस ओनली नरेट्स के मुस्लिम लीग नून इस वक्त सिर्फ टीवी की सियासत कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट मुस्तकिल ब्लंडर्स कर रही है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कह रही हूँ। अभी उन्होंने जो मार्केट से आपको उन्होंने कहा है कि फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी, दैट इज़ अ डिज़ास्टर। ग्रोथ रोक रहे हैं बजाय इसके कि उसको ओपन छोड़ें। फिर आपने शुरू में देखा था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कैसे हैम्पर किया था इन्होंने, फिर इन्हें एमनेस्टी देनी पड़ी थी। तो दोनों तरफ ब्लंडर्स हो रहे हैं, लेकिन वो जो बीच में एक थिन लाइन है, आई होप कि वो क्रॉस ना हो, और वो दोनों को पता है कि वो क्रॉस नहीं करनी। सो आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग जो मरियम नवाज़ कह रही हैं, मुझे वैसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ज़रा आप एक अगर मुझे पॉइंट ऐड करने दें, इसमें बहुत हद तक डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है। क्योंकि आज भी मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं कि इस्लामाबाद के डी चौक में कंटेनर्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट अगर पैनिक में कोई ऐसे स्टेप्स लेगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ऐसे ब्लंडर्स किए हैं, बेशक वो बगावत वाला मुकदमा हो दो कि गवर्नमेंट अपने आप को डिस्टेंस करती है, तो ये ना हो कि अगर पकड़ धकड़ करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे, तो हो सकता है कि ये अपोजिशन जो अपेरेंटली तो यूनाइटेड लगती है लेकिन अंदर से इनके इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर आप उनको कॉर्नर करेंगे तो हो सकता है कि नाकाम होती हुई तहरीक भी फिर कामयाब हो जाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि कैसे हैंडल करें। मैं एनबीसी का भी कमेंट ले लेती हूँ, लेकिन आज भी हमने एनसीयूसी के हवाले से सिफारिशात मंजर आम पर आई हैं कि अगर इस किस्म के इज्तिमात होते हैं तो उस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। कोरोना के तनाजुर में एक स्ट्रेटेजी हो भी सकती है इस तरीके से कि हुकूमत कोई ना कोई उस किस्म का एक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर ले। एनबीसी एडियो कमेंट, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। नहीं, कामरान की दो बातों से बिल्कुल मुझे इत्तेफाक है। एक तो ये कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, ये मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था आपसे कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ खुसर फुसर हो रही है। दूसरी बात ये कि डी चौक की जो बात की, गुजरांवाला में कामरान कल रात को ये ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज और टैंकर्स आ चुके थे और वो खड़े हो गए थे आकर। तो इसका मतलब है जहन में कोई फसादी शक्ल नज़र आ रही है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा होगा, ये बड़ा ख़तरनाक होगा। इससे हुकूमत को बचना चाहिए और पीछे हटना चाहिए। ठीक है, बात हम कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, जिन्होंने एक बयान दिया और बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि जो हुकूमत है वो जनवरी तक चलेगी और इसको इंडोर्स किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से बारहा कहा गया कि शायद जनवरी तो बहुत दूर की बात है, नवंबर दिसंबर में काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन सियासत एक ऐसी सूरत हाल का नाम है कि जहाँ पर ज़ाहिर में कुछ और होता है, बातिन में कुछ और होता है। बहरहाल ये खुद एतमादी ज़रूर है, लेकिन माज़ी में हमने देखा कि पीटीआई ने भी धरना दिया, जलसा किया, लेकिन वो नताइज मौसूल ना हुए जो कि वो चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुकूमत की चाल के हवाले से कि हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपना रही है मामला को काउंटर करने के लिए। बरतानिया पाकिस्तान के साथ मुल्ज़मान की तहवील के माहदे पर काम करने के लिए रजामंद हो चुका है, जो कि माजी में कभी हुआ नहीं करता था। लेकिन दोनों के दरमियान माहदे पर जल्द काम और अमल दरामद के लिए भी इत्तफाक हुआ है, जिसे नाम दिया गया री एडमिशन एग्रीमेंट एंड एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के हवाले से। अब नासिर बिग चुगताई साहब ये फरमाइएगा, माजी में भी बानी एमक्यूएम के हवाले से 12 बरतानिया से रब्ता किया जा चुका है, लेकिन वो कोशिशें नाकाम दिखाई दी, जिसका हम अक्सर प्रोग्राम में जिक्र भी कर चुके हैं। पीटीआई खासी मुतहरिक दिखाई देती है साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाने के लिए। ये मुआहदा हो सकेगा? पीटीआई की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी? हाँ, उछल कूद कर लें जितनी भी चलना चाहें। इसाक डार को भी वापस लेके नहीं आ सके आप, उस पर तो आपके 8 दौरे हुए थे लंदन के, और एक एग्रीमेंट भी हो गया था, MOU भी साइन हो गया था, उसके बावजूद वापस लेके नहीं आए। वजह क्या है? वजह यह है कि जो इंग्लैंड का एक लॉ है, एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003, वो इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहता है नस्ली, इलाकाई, सियासी और बज़ाहिर गैर सियासी मामलात में कैदियों को हम नहीं देंगे। पाकिस्तान का एक मुआहदा इंग्लैंड से है, उसका नाम है तहवील मुजरिमान, क्रिमिनल्स का ट्रांसफ़र एक दूसरे के साथ। उस पर हमने अमल नहीं किया। अमल इस तरह नहीं किया कि इंग्लैंड ने कुछ कैदी हमको भेजे जो उनके यहाँ कैद काट रहे थे। उसकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम आपको देते हैं, आप उनको जेल में रखिएगा, पूरी कैद अपनी जेल में कर लेंगे आप। तो वो हमारे पास आ गए, वाह वाह, वेरी गुड। लेकिन वो मुल्क से फ़रार करा दिए गए।
जब वो मुल्क से फरार करा दिए गए तो इंग्लैंड ने उस माहदे को मतलब फ्रीज कर दिया। अब आप कहते हैं तहवील मुलजमान का माहदा, यानी उन लोगों का मुआहदा जो हमारे यहाँ कैद नहीं है और आपके यहाँ कैद है, तो वो तो कैद नहीं है वहाँ पर, वो तो आज़ाद घूम रहे हैं। तो तहवील मुलजमान का मुआहदा भी नहीं हो पाएगा। 25 साल हो गए हैं इस मुआहदे पर बात होते हुए, अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो 1 महीने में किस तरह पूरा हो जाएगा। तीसरी बात ये कि तहवील मुलजमान के मुआहदे पर जो बात अटकी हुई है उसमें कई पहलू आते हैं सामने। सियासी पहलू भी आता है, माशी पहलू भी आता है। जब सियासी पहलू सामने आता है तो हम बहुत बात कर चुके हैं नवाज शरीफ के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में कि वहाँ पर जब ये बात होगी कि सियासी तौर पर इनको सज़ा दी जाएगी, कैद में रखा जाएगा, तो फिर वो वापस नहीं करेंगे आपको। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, बहुत बड़ा बल्कि IPL का भी एक मालिक था कंपनी का, अरबपति आदमी, उसको हिंदुस्तान चाहता था वापस ले जाना। तो वहाँ की अदालत ने ऐसी शराइत लगाई कि जो इंडिया को कबूल करनी पड़ी कि इसका मयार ज़िंदगी जेल में भी वही होगा जो जेल से बाहर है। तो इस तरह की शराइत वो लगाते हैं उसके बाद मजबूरी में, जब वो इकनॉमिक माशी दबाव में आते हैं और उनको देना पड़ता है, उनको जब देना पड़ता है तो वो शराइत लगाते हैं। अब आप नवाज शरीफ को लाना चाहें तो जाती उम्रा वाली अय्याशी दे दें उनको, आप वो आ जाएंगे वापस। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मुआहदा मुझे नजर आ रहा हो। जनरल साहब, क्या है इस मुआहदे में कि ये मुआहदा होना इतना मुमकिन नहीं है? एक पॉजिटिव होप यहाँ पे शायद PTI को नजर आ रही है, जो पहले इस मुआहदे पर बात करने के लिए राजी नहीं थे, अब वो बैठकर बात करने के लिए रजामंद हैं। देखिए, बात ये है कि ये लाना जो है ये तकरीबन नामुमकिन। अच्छा, इंडिया की बहुत ट्रेड है बरतानिया के साथ, एक उनका अपना एक क्लब भी है, एक ताल्लुकात भी उनके बड़े गहरे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि तकरीबन 1500 के करीब ऐसे लोग हैं जो भारत लेना चाहता है बरतानिया से, लेकिन आज दिन तक उनको सिर्फ एक शख्स मिला है। इसका मतलब ये है कि ये उनकी पॉलिसी है इस तरह की कि वो नहीं देते, और उसमें कवानीन भी अपने उन्होंने इसी तरह के बनाए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपनी इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो दे भी दें तो कुछ लोगों को दे दें, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ट्रेडिशन बन जाएगी, और फिर कल को आप जिस आदमी को वो नहीं देना चाहते आपको वो भी फिर देना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप मांगेंगे तो आप कहेंगे जी आपने फला इस किस्म का छोड़ा पहले। लिहाजा वो ये काम करते ही नहीं। आप इससे देखिए कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर इससे कहीं ज्यादा शदीद घिनौने इल्जाम थे और बहुत लोग कोशिश करते रहे कि उनको लेके आए, लेकिन बरतानिया ने ये काम नहीं किया। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने हमेशा के लिए एक रास्ता बंद करके रखा हुआ है कि ये नहीं देना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ला सकेंगे। मुआहदा कोई किया भी हो आपने, किसी किस्म की कोई MOU साइन किया कुछ भी, तो उसमें भी वो कोई ऐसी शराइत निकाल लेंगे कि आपके लिए मुश्किल होगा उसको ला के रखना यहाँ पे। तो मियाँ साहब महफूज हैं। फिर मियाँ साहब ने एक और करतब किया है कि जो उन्होंने बागियाना से बयान दिए हैं उससे उनका एक सियासी मसला भी है। वो ये कहेंगे कि जी मेरे ऊपर तो ये केसेस कर रहे हैं बगावत के और इस तरह के, तो मुझे तो ये विक्टिमाइज करना चाहते हैं। तो ये चीज उनके लिए एक हिफाजत का जरिया बन चुकी है। ये और भी मुश्किल हो गया केस, और ये जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये भागदौड़ है जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिखावे की है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कामरान, जनरल साहब ने पॉइंट यहाँ पे रेज किया बानी एमक्यूएम के हवाले से कि रिबेल स्टेटमेंट, इश्तियाल अंगेज तकारीर, रियासत और फौज मुखालिफ बयानबाजी, जब उन्हें नहीं ला सके, मुआहदा उस वक्त नहीं इस किस्म का बन सका, तो मियाँ साहब तो फिर पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और उसकी मेरे ख्याल में बाकी वजूहत तो नासिर बेग चुगताई साहब ने और जनरल साहब ने भी बयान की। एक और जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो बेसिकली आप परसेप्शन कह लें या मिस परसेप्शन कह लें पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि जाहिर है कि यूरोप हो, अमेरिका हो या बरतानिया हो, उनको जो उनकी परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन हो या पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो तो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइडियल सिचुएशन नहीं है, और ये एलिमेंट मौजूद रहता है कि इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है। और जब तक उनको इस बात की ज़मानत ना हो कि वहाँ पर पाकिस्तान अंदर कोई भी जो मुल्ज़म है, कितना ही बड़ा संगीन उस पर इल्ज़ाम क्यों ना हो, अगर उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा
तो वो कभी भी इस तरह का मुआहदा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसकी एक हालिया मिसाल में परसेप्शन की बात कर रहा था, जो हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू और एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, जब उनसे डीप स्टेट की तारीफ के बारे में पूछा और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने एग्जाम्पल देकर बात की, तो कोई अच्छी वो एग्जाम्पल नहीं थी। मतलब परसेप्शन अगर आपके बारे में ये है कि हमारे यहाँ अदालती निज़ाम हो, थाना कचहरी हो, या ओवरऑल जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हों, आइन और कानून की अमलदारी हो, वो उस तरीके से नहीं है जो शायद इन तरक्की याफ्ता या जो जहाँ पर जमहूरियत है इन ममालिक में है, तो फिर उस परसेप्शन को रखते हुए वो कभी भी ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे। बेशक नवाज शरीफ का पाकिस्तान के अंदर जो भी उनके मुखालफिन का बयानिया है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्रेस को पढ़ेंगे, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक बायस भी होती है, बट एट द सेम टाइम जो एक न्यूट्रल व्यू लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिक्र करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री बताते हैं कि यहाँ पर सियासी निज़ाम किस तरीके से चलता है और माजी में भी सियासी लोगों को इस तरीके का विक्टिमाइज़ किया गया है। तो ये वो बुनियादी मेरे ख्याल में इश्यूज़ हैं जो मुझे नहीं लगता कि हल होते हुए इतनी जल्दी नजर आते हैं। अगर हाँ तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस तरीके के मुआहदे हमारे हों और जेन्युइन जो केसेस हैं वो लोग कॉन्विक्टेड पाकिस्तान में वापस आएँ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये जो परसेप्शन है बाहर की दुनिया में हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से, हमारे थाना कचहरी के हवाले से, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वो इम्प्रूव तब होगी जब आप रूल ऑफ लॉ और आइन की पासदारी करेंगे और रिफॉर्म्स करेंगे। ज़ुनैरा, हमने देखा है कि हुकूमत खासी डेस्परेट नजर आती है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वापसी के लिए। जैसे NBC ने कहा कि कुछ शराइत रख सकते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, किस तरह से उन्हें रखा जाए। हो सकता है हुकूमत उन शराइत पर भी अपनी उस आमादगी जाहिर कर दे कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है और ये मुआहदा हो जाए। वेल, एक तो इन वन सेंटेंस आई वुड से कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है, इसकी कुछ रीजंस सारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स ने बयान कर दी। बट अगर आप देख लें पिछली एक सदी में यूक्रेन में क्या कुछ हुआ है, जॉर्जिया में क्या कुछ हुआ है, फतेहुल्लाह गुलन कहाँ से रह के कहाँ पे तहरीक चलाते हैं, रज़ा शाह पहलवी कहाँ रहते रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया में एक जियोपॉलिटिक्स का ये हिस्सा है कि अगर कहीं का कोई ऐसा सियासी लीडर आके बैठ जाता है, उसका बड़ा फ़ायदा होता है उस कंट्री को, उस ब्लॉक को, उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के कंट्रीज़ को। तो वाई वुड दे ऑफर यू कि आप आके नवाज शरीफ को ले जाएं, नंबर वन। नंबर टू, ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ खुद इंटरेस्टेड नहीं है आने में, तो कोई भी मुल्क ने, वो मेरे ख्याल में कीनिया भी जाके बैठ जाए ना, तो भी आप उनकी मर्ज़ी के बगैर उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो मुझे नहीं पता है what nonsense is this government doing by saying this again and again। और टैक्स पेयर्स मनी के बिहाफ पर वहाँ पे जहाज़ों में बैठ के जाना और वहाँ पे फ्रूटलेस मीटिंग्स करना और ये बयानात देना, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट किस को बेवकूफ़ बना रही है। बट ये जहन में रखें कि ये पॉलिटिक्स हैं जो कि अब हमारी पाकिस्तान की सरहदों से निकल के बाहर तक चली गई हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छा होता अगर इमरान खान भी थोड़ा सा अकल करें और कुछ बड़े दिल का मुजाहरा करें, उनको कहें आप आ जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और वाकई कुछ ना कहें, बिकॉज वो एक इंसान है, उनको यहाँ रहने का हक है। जो सज़ा उन्होंने काटनी है अदालत की तरफ से मिली हुई वो ज़रूर काटेंगे। लेकिन इस तरीके से पहले किसी को भेज देना, उसके बाद बयानात देना जिस तरह वो कोई इस तरह का मुल्जिम है जो खुद भाग गया, ये गलत बात है, मॉरली गलत बात है। जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, नवाज शरीफ वहाँ से बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं जबकि उनको यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, वो उससे ज़्यादा इमोरल बात है। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पार्टीज़ में से पाकिस्तान का भला तो कोई भी नहीं कर रहा, मुल्क का तो कोई भी नहीं सोच रहा। वो यूजलेस बयानात दे रहे हैं और ट्रीटी साइन करने की बात कर रहे हैं, विच द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड वुड नेवर डू। वाई? बिकॉज वहाँ पे जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे जो टैक्स पेयर होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो मेरा ख्याल है हम सबको समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक शो केस है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है ज़गम साहब, ज़ुनैरा ने कहा जब बड़ा दिल करके जाने दिया तो आने पर भी तंग ना करें। खैर ये नामुमकिनात में से शायद कुछ एक है। बहरहाल ये मुआहदा ज़रिया बाप भी कितनी मासूम है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने गोली कराई और आपने यकीन कर लिया। देखिए ये वही बैरिस्टर साहब हैं जो PTI के इस हुकूमत के शर्लॉक होम्स हैं। इनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि गैर ममालिक से लूटी हुई रकम के $200 बिलियन इन्होंने वापस लाने थे। 100 हमने कर्जदारों के मुंह पे मारने थे और $100 बिलियन से हमने यहाँ करनी थी अयाशियाँ। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो दूर की बात है, वो छुट्टा भी नहीं ला सके, उल्टा हमें जुर्माने अदा करने हैं उनको। और बैरिस्टर साहब की तरक्की हो गई।
वो बन गए SAPM ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनल, क्या बोलते हैं कामरान साहब, इंटीरियर। अब इंटीरियर। ये देखिए कि ये इस वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, हुआ क्या है कि सिर्फ उन्होंने बरतानिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की है। अब मुझे बताइए, सफ़ीर से मुलाकात करना कौन सा काम है? वो बेचारा सारा दिन ही मुलाकातें करता है, और आप उसको जो भी कहेंगे आगे से सफ़ीर ये कहेगा कि हाँ जी आओ, मैं अपनी हुकूमत से बात कर दूंगा। इसको कौन मुज़ाकरात कहता है? ये कौन सी पेशरफ्त है? ये कौन सी हुकूमती लेवल की गुफ्तगू है? लेकिन बैरिस्टर साहब ने जो है उसके बाद स्टेटमेंट दाग दिया, उसके बाद प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि हाँ जी हुकूमत से हमारी ये बात हो रही है। उन्होंने इमरान खान साहब के साथ नंबर बना दिए। अब हकीकत क्या है कि बरतानिया के 105 मुल्कों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है और वो कभी नहीं करेगा। उसकी ये स्टेटेड पॉलिसी है कि जिन मुल्कों में मार्शल लॉ लगता हो उन मुल्कों के साथ हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं करते, क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है। ये उनकी पॉलिसी है। और अक्सर जो कॉमनवेल्थ के मुल्क हैं उनके साथ उनका ये ट्रीटी नहीं है, क्योंकि वहाँ निज़ाम इंसाफ कमज़ोर है। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की गैर मौजूदगी में दूसरा कानून है जिसकी तरफ NBC से इशारा किया, और वो है क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003। और उसकी फिर एक सेक्शन है 194 जिसके तहत एडहॉक एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट, यानी वक्ती तौर पर तबादले की अरेंजमेंट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मसला है कि अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो भी तो ये वाला कानून बरतानिया को मजबूर करता है कि किसी ऐसे मुल्क को मुल्ज़मान हवाले ना किए जाएं जहाँ पे नाइंसाफ़ी का खदशा हो। यहाँ ये पॉइंट स्कोरिंग है, ये बताने के लिए अवाम को कि हम अभी भी अपने उस बयानी पर कायम है, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। यकीनन जब हमारे तजियाकार, हमारे एक्सपर्ट बैठकर ये बात कर रहे हैं कि ये मुआहदा इम्पॉसिबल है, ऐसा होना नामुमकिन से एक है, तो शायद वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को भी बाखूबी मालूम होगा कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल इससे जो बाकी की चीज़ें हैं, महंगाई है, गुर्बत है, इसके खात्मे पर तवज्जो दी जाए बजाय इसके कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर तवज्जो दी जाए। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसे चेयर किया हफीज़ शेख साहब ने, और उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई कि क्या वजह है, महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, बढ़ती गुर्बत की वजह क्या है, इस तरह के कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि इस बढ़ती महंगाई को रोका जा सके। लिहाजा इस कमेटी में जो एक मौक़िफ़ सामने आया है या जो वजाहत सामने आई है वो ये कि मौसमियाती अवामिल और कोरोना इस बढ़ती महंगाई और गुर्बत की वजह करार पाए हैं। लेकिन बात सिर्फ वहीं पर आ जाती है कि अशया खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा तो हो रहा है और पहले भी होता रहा। इजलास जिस पे हमने कल भी बात की थी कि कितने नोटिस लिए जा चुके, एक बार फिर से नोटिस लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या मौजूदा निज़ाम के तहत हुकूमत महंगाई पर काबू पा सकती है या नहीं पा सकती। NBC बताइएगा, ये जो जवाब रख दिया कि मौसमियाती अवामिल हैं, बारिशें ज़्यादा हो गई, कोरोना आ गया, इसलिए मज़ीद महंगाई बढ़ गई, हो गया जो होना था, फिर काबू पाया जा सकता है अगर स्ट्रेटेजी यही रहती गवर्नमेंट की? तो नजरिया बहुत शरारती हैं आप। मुझे आपने फिर याद दिला दिया वज़ीर मौसमियाती माहौल ज़रताज अजीज़ का बयान। उन्होंने कहा था कि लाहौर में जो स्मॉग है उसकी वजह मौलाना फजलुर रहमान के ट्रक हैं जो शहर में दाखिल हुए हैं। तो वो फिर मुझे याद आ गया। बात ये है कि मौसमियत वगैरह कुछ नहीं हुआ है, आपकी नाकिस पॉलिसियाँ हैं, आपने नाकिस भी नहीं है बल्कि आपने इक़दाम किए ही नहीं कीमतों को काबू में रखने के लिए। आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो विजिबल हो, जो नज़र आता हो, जो बताता हो कि आपके कितना खलूस है आप में। आपने गंदम एक्सपोर्ट कर दी, सब्सिडी पर चीनी एक्सपोर्ट कर दी, और सब्सिडी में चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं, अब काबीना भी इन्वॉल्व है पाकिस्तान की। तो वो उसके बाद आपने अब इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। किसी भी को बनाना चाह रहा है। अब पूरा इल्ज़ाम शिबली साहब सिंध पे रख रहे थे कि सिंध ने गंदम रिलीज़ नहीं की। हर एक सूबे का अपना कैलेंडर होता है। सिंध का कैलेंडर है 16 अक्टूबर
16 अक्टूबर को गंदम रिलीज़ करता है। वो गंदम रिलीज़ करेंगे, आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अभी मैं देख रहा था कि उनकी एक्स मिल प्राइस 57 के बजाय 47 रुपीज़ होगी। इसका मतलब है गंदम सस्ती होगी। और वो इनकी टैक्टिकल पूरा गेम था उनका कि वो ये गंदम जो ख़त्म हो जाए जो मौजूद है वो बाज़ार में, फिर अपनी गंदम लेकर आएंगे। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने स्मगल कर दी या एक्सपोर्ट कर दी। अब एक्सपोर्ट करके आप डॉलर कमा लें या मुल्क के अंदर रख कर आवाम को फ़रोख्त करें, दो रास्ते आपके पास थे। फिर आपने सब्जियों तक का हाल बुरा कर दिया यार। मतलब बैगन जैसी सब्ज़ी अगर 100-150 रुपये किलो हो जाए तो आप क्या करें। बैगन तो मैं तो नहीं खाता बैगन, सच्ची बात ये है, लेकिन 150 रुपये किलो। फिर टमाटर और अदरक और प्याज में जो देख रहा था कल रात को क्या निरखनामा चल रहा है, तो वो तो कोई मसला नहीं था उस पर काबू पाना, सप्लाई का मसला था। सही डिमांड के मुताबिक सप्लाई, या तो आपने फसल ठीक नहीं की, या आपने फसल की प्लानिंग नहीं की, या आपने तरसील की प्लानिंग नहीं की, सप्लाई की प्लानिंग नहीं की। आप बैठे रहे, मीटिंग करते रहे, 8 महीने से यही बातें कर रहे हैं। गैस के मामले में भी यही कहा जा रहा है और मौसम सरमा का आगाज गालिबन तकरीबन हो ही चुका है। अगला महीना इंतहाई सर्दी का होगा। ज़ुनैरा, बिजली बिल महंगी कर दी सर आप। बिल्कुल ऐसा ही है ज़ुनैरा, ये जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, कोरोना का हमने देखा कि पीक मार्च जो से स्टार्ट होती, मार्च अप्रैल मई, अब ये सिचुएशन आ जाती है। आपका किचन कितना मुतासिर हुआ और ये सब कुछ ऐसा चलता रहा तो बताइए, हुकूमत पा लेगी महंगाई पर काबू? देखिए, मैं तो शुरू दिन से, जब से ये गवर्नमेंट आई है और इन्होंने बहुत टाइम लिया ये डिसाइड करने में IMF के पास जाना है नहीं जाना, फिर असद उमर को हटाया गया, हफीज़ शेख लाए गए, तो मुझे तो तभी से ये चीज़ समझ आ गई थी कि हफीज़ शेख तो आजमाए हुए साहब हैं और वो क्या ऐसा नया कर लेंगे जो पहले नहीं हुआ, और क्या बेहतर कर लेंगे। तो जब आपकी इकॉनमी हॉस्टेज हो टू अ पर्सन जो कि इजिप्ट की इकॉनमी को हैंडल करके आया है और उसको बेल आउट पैकेजेस इतने दिए हैं कि अभी वो बिल्कुल बैठ गई है और वो आके आपके स्टेट बैंक का हेड लग जाए। फिर हफीज़ शेख जिनके टेंटिकल्स जाके ख़ुद वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलते हैं, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कितनी को पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो मैं तो इन दो शख्सियात की अपॉइंटमेंट के बाद से ये कह रही हूँ कि आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो हम लोगों की बेहतरी के लिए होंगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप साथ बैठ के फैसले कर रहे होते हैं तो एक कॉमन सेंस भी तो एक चीज़ होती है ना, वो तो सबके पास है। उस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा होता कि पॉलिसीज़ किस डायरेक्शन में जा रही हैं, सही जा रही हैं, गलत जा रही हैं, किसको बेनिफिट दे रही हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो जितनी चीज़ों पर जितनी ब्रीफिंग चाहे ले सकता है अगर उनको समझ नहीं भी आ रही। उसके बावजूद अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है या तो उन्होंने गिव इन कर दिया है टू द फोर्सेस हु आर कंट्रोलिंग आवर इकोनॉमी, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, बिकॉज सारे शुगर मिल्स के जो ओनर्स हैं और फ्लोर मिल्स के जो ओनर्स हैं वो तो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। सो ईदर यू योर सेल्फ इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर तो अखलाकी जवाज़ ही नहीं बनता आपका सीट पे रहने का, बिकॉज आप लोगों को सर्व करने आए थे। सारे मामलात को हम इग्नोर कर सकते हैं कि एहतसाब कैसा हो रहा है, रिगिंग हुई थी, ब्ला ब्ला ब्ला, बट अभी लोगों का जो हाल हो रहा है, सैलरीड क्लास का, मिडिल क्लास का, गरीब लोगों का, वो हम सबके सामने है। एमनेस्टी स्कीम को ये लोग बहुत बुरा भला कहते थे खाकान अब्बासी के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में, इन्होंने खुद दी। इसी तरह अभी इन्होंने मार्केट से आपका जो रिजर्व है आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट रखने से मना कर दिया है, ग्रोथ को डिस्करेज कर रहे हैं। अगर यहाँ पैसा आ रहा है तो आपके भले के लिए आ रहा है ना, इस्लाम भी कहता है सर्कुलेशन में रहने दें पैसे को, तो ये तो उसको रोक रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ कोरोना किस तरह जिम्मेदार है या क्लाइमेट चेंज कैसे जिम्मेदार है इसका। ठीक है कामरान, पहले हम माजी की कुमतों का रोना रोते थे, अब हम कोरोना का रोना रो रहे हैं। हाँ, कैसे? मेरे ख्याल में जो दो इश्यूज़ की जो गवर्नमेंट ने बड़े आसानी से कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ और बारिशों का ना होना या ज़्यादा होना, वो और कोरोना का वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ रिकॉर्ड हमें स्ट्रेट यहाँ पे करना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के कुछ जो अपने फैसले थे जिसकी वजह से डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आया। एक जो सबसे बड़ी जो बात हमें याद रखनी चाहिए कि आप IMF के प्रोग्राम में गए और जब IMF के साथ मुज़ाकरात भी जा रहे थे तो आपने अपनी जो करेंसी को डी वैल्यू किया, उसका डायरेक्ट बेयरिंग है आपके ऊपर। फिर आपने जो इंटरेस्ट रेट
जो आपने ऊपर रखा उसका आपकी मईशत पर और महंगाई पर डायरेक्ट असर पड़ता है। ये वो दो बड़े फैसले थे, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि क्या ये फैसले करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए, डिबेटेबल पॉइंट है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ा। फिर जो दो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्होंने गंदम के हवाले से और चीनी के हवाले से जो इन्होंने मिसमैनेजमेंट की, या मिसमैनेजमेंट भी कह लें या पैसा ऐसा ही बनाया जाता है कि पहले ये बताया गया कि ज़खायर हमारे पास काफ़ी हैं, आपने चीनी और गंदम को एक्सपोर्ट किया, सब्सिडी दी और मुल्क में शॉर्टेज हो, लोगों ने पैसा बनाया, फिर आपने इंपोर्ट किया, उस पर सब्सिडी दी, उस पर आपने पैसा बनाया, उसकी वजह से ये महंगाई में और ये चीनी और गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। अब इसके ऊपर ये जो कल की मीटिंग हुई है वो जिक्र नहीं किया गया, आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ये तो कह दिया गया कि मौसमियाती तब्दीलियाँ कोविड और दूसरों पे लगा दिए गए। तीसरा जो एक और जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि प्राइसिंग या कीमतों का इत्तलाक या उस पर अमल दरामद करना, विफाक जो है उसके हाथ बड़े लिमिटेड हैं, वो सिर्फ फेडरल टेरिटरी में कर सकती है, बाकी सूबों का काम है, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि सिंध के अलावा बाकी तीनों सूबों में मोरलेस इन हुकूमत है, बलूचिस्तान में ज़ाहिर है कोalition गवर्नमेंट है, तो वो भी इल्ज़ाम इनके सर जाता है कि अगर वहाँ पर ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे क्योंकि मुनाफाखोरी हो रही है। मसलन कल की मीटिंग में एक छोटी सी एग्जाम्पल दी कि होल सेल और रिटेल में जो टमाटर की प्राइस है कितना फ़र्क था कि होल सेल और जब रिटेल में वो आ रही थी 24% टमाटर महंगा बिक रहा था। इसका मतलब है कि मुनाफाखोरी यहाँ पर हो रही है। तो ये गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में एक टोटल जो है वो यहाँ पर हमें रिट नज़र नहीं आती, और मुझे नहीं लगता कि ये मौजूदा जिस तरीके से ये चला रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक और बात आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मैंने कोई अंदाज़ा लगाया कि 2 सालों में 11 मरतबा महंगाई के हवाले से नोटिस ले चुके हैं और नोटिस ले चुके हैं, और उसके बाद जो है वो मामला हल नहीं हो रहे। तो शायद एक आउट ऑफ बॉक्स और थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो प्लेयर हैं शायद वो इस गवर्नमेंट को जान चुके हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं और बातें करने के अलावा इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वो अपना माल बनाई जा रहे हैं, और नतीजा क्या है कि आम आदमी जो है वो सफर कर रहा है। जगम साहब, नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास होता है, लेकिन जो बाकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो मुतहरिक नहीं होती, जवाब वो ये पेश करें, तो बताइए कैसे काबू की जाएगी महंगाई? जरियाब वो कहते हैं कि डॉग एट माई होमवर्क, कि मैंने तो होमवर्क कर लिया था लेकिन कुत्ता मेरी नोटबुक खा गया, अब मैं क्या करूं। देखिए, जो वो बात करें इट्स ब्लेटेंटली फॉल्स। कोरोना की वजह से महंगाई कम हुई, पिछले 6 महीने के आप फिगर्स उठा के देख लें, ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा जिसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट चाहिए हो। उसकी सीधी वजह यह है कि डिमांड इतनी गिर गई, लोग इतना कम ख़रीद रहे थे, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, आपका तेज़ी से महंगाई कम हुई, और उसकी वजह से आपको डिस्काउंट रेट भी कम करने का मौका मिला। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आप इन्फ्लेशन को इसके बाद भी कंट्रोल में रखें, और आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। महंगाई दोबारा तेज़ी से वापस जा रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। फिर बारिश की बात, देखिए बारिश जो है वो चंद सब्जियों पर उसकी कीमत का असर पड़ता है, यानी कुछ सब्जियां जो बारिश के दिनों में उगी होती हैं उन पर तो असर पड़ता है, लेकिन मुकम्मल जो इस वक्त महंगाई है उसको किस तरीके से उन चंद सब्जियों के साथ लिंक किया जा सकता है। 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू मैक्रो इकानमी का है, कामरान साहब ने उस पर बड़ा अच्छा बता दिया कि रुपए की कीमत जिस तरीके से गिराई गई, इंटरेस्ट रेट को जिस तरीके से बढ़ाया गया, और एक और बात यह कि जिस तरीके से एनर्जी की प्राइस बढ़ाई जा रही है, इसलिए कि आप सर्कुलर डेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उसकी सज़ा आप आवाम को दे रहे हैं एनर्जी प्राइसेस बढ़ा के। गैस की कीमत बढ़ाएंगे तो तंदूर वाला रोटी की कीमत भी बढ़ाएगा। अगर आप बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो खराद वाला भी कीमत बढ़ाएगा, वेल्डर भी कीमत बढ़ाएगा, दुकानदार का बिल ज़्यादा आएगा वो भी कीमत बढ़ाएगा। और दूसरा पहलू है गवर्नेंस का, कि अगर आपने 1400 रुपए मन गंदम खरीदी, आपने हुकूमत पाकिस्तान ने, उन्होंने लाजिम कर दिया कि हुकूमत के अलावा कोई गंदम नहीं खरीदेगा, सिर्फ हम खरीदेंगे। हुकूमत ने 1400 रुपए मन गंदम खरीदी तो ये आटा 2800 रुपए मन कैसे हो गया? गंदम के खरीदार भी आप हैं, गंदम के बेचने वाले भी आप हैं। क्या एक मन गंदम की पिसाई 1000 रुपए हो गई है? इतना बड़ा जुल्म कैसे हो रहा है? हुकूमत हमें इस बात की वजाहत तो दे। चीनी की बात भी आई कि 190 रुपए मन गन्ना सब ने खरीदा, तो फिर ये 100 रुपए से ऊपर जो है चीनी का रेट कैसे हो गया?
फिर जो ज़राअत का बहरान है, किसान की कमर टूटी हुई है, प्रोडक्शन कम हो रही है, तो ये तो मुकम्मल तौर पे एक कम्प्लेक्स इशू है जिसमें हुकूमत की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। और ये वाली बातें कोरोना और उसके बाद ये बारिशें, ये तो बस वही बात है कि डॉग एट माई होमवर्क। जनरल साहब, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ये हम किताबों में भी पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। अशियाए खुरनोश का मसला सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में। देखिए, कुछ तो प्रॉब्लम्स होती हैं और माशरे के लोग भी कुछ ऐसे काम करते हैं, मुनाफाखोरी आ गई, जब भी कोई शॉर्टेज होगी लोग पैसे बनाने की तरफ जाएंगे। लेकिन जो कामरान ने बात की, एक्चुअली हकीकत वही है कि IMF के पास जाना ही सबसे बड़ा मसला था, गलत काम था जो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे मैयर्स बताए कि आप ये आपकी शॉर्टफॉल बनती है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको कवर करना था। और उन्होंने बताया कि जी ग्रेजुअली आप इतनी ये चीजों की इंपोर्ट, लग्जरी आइटम से बहुत चीजें आइडेंटिफाई की कि ये आप कम कर दें तो आप एक साल में इतने पैसे बचा लेंगे, दूसरे में इतने, तो ये 1-2 साल में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बारसूरत ये जबरदस्ती जैसा भी हुआ IMF के पास चले गए। अब IMF का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, साउथ अमेरिका में IMF ने बहुत सारे मुल्कों को कर्जे दिए, लेकिन वो सब मुल्क जो है उनका बेड़ा गर्क हो गया। आखिर वहां से उन्होंने निकाला, उन्होंने हाथ जोड़े कि जी IMF को निकालने अगर आपने सर्वाइव करना है। बात यह है कि IMF इस चीज को तो समझती है कि ये अगर इनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमें ये पैसा वापस करेंगे, लेकिन उसकी उनको तवक्को नहीं होती क्योंकि वो देख रहे हैं कि इकोनॉमी आपकी वो उस तरह पिकअप कर नहीं रही। तो उनके ज़हन में यही होता है कि आप अगर हमें पैसा हमसे ले रहे हैं तो हमें पैसा वापस करें, और उसका तरीकाकार आपको वो समझाते हैं कि जी आप अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दें, आप अपनी ये जो कीमत है आपके डॉलर की या जो रुपया है उसकी कदर आप कम कर दें तो आपकी एक्सपोर्ट कुछ बढ़ जाएगी, और फिर आप बिजली महंगी कर दें, गैस कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें, आपको पैसे आए। साहब, मैं इंटरप्ट करती हूँ, लेकिन मैं अगले सवाल को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ क्योंकि उसका हवाला भी इसी से, और आप इसी आगाज करें। आप ही की तरफ आके उस्मान डार साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अब टाइगर फोर्स के नौजवानों को महंगाई के खिलाफ जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उन्होंने कोरोना वबा के दौरान भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ये मुझे ये बता दें आप कि मुल्क में ग्राउंड पर टाइगर फोर्स ने कोई किरदार अदा किया, आपको कहां पर नजर आई? आपका जवाब विद इन 40 सेकंड्स प्लीज। मुझे तो खैर उसका कोई किरदार नजर नहीं आया। ये जो ख्याल है उनका कि अभी इसमें महंगाई के मामले में वो को हेल्प करके देंगे, कतई नहीं, वो हो नहीं सकता। ये हुकूमत की जो लोकल बॉडीज है या अपने जो इनके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे हमारी पुलिस वगैरह, वो जाके ढूंढ दिए अगर कहीं कोई जखीरा अंदोजी वगैरह किसी ने की हुई है। उसके अलावा क्या है, वो कुछ भी नहीं। बाकी जो मसला है ये डिमांड और सप्लाई का या जो ओवरऑल कीमतें बाकी चीजों की चढ़ी है उसका इफेक्ट इन पे आ रहा है। तो ये तो IMF के पास जो आप शिकंजे में एक दफा फंस गए हैं, ये आपके लिए एक ऐसा मसला है कि इससे निकलना आसान नहीं, आप निकल नहीं सकेंगे। और ये महंगाई आपको आगे हुकूमत भी आ जाए तो वो भी टक्करे मारते रहेंगे इसी तरह। जगम साहब, नजर आई आपको टाइगर फोर्स, कोई किरदार इसने अदा किया? जी मैं तो बहुत खौफजदा हूँ। जरिया आप मुझे बताइए ये टाइगर फोर्स क्या है? इनविजिबल मैटर है। नहीं क्या ये सरकारी, वेरी सीरियस, NBC साहब तवज्जो, क्या टाइगर फोर्स सरकारी इदारा है? क्या टाइगर फोर्स गैर सरकारी तंजीम है? क्या टाइगर फोर्स जो है वो PTI का कोई विंग है? क्या ये रजिस्टर्ड इदारा है? ये रजिस्टर्ड है तो किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है? अगर पार्टी का विंग है तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का कानून मुकम्मल तौर पर लागू होगा। किस हैसियत में ये फोर्स, जो फोर्स कहलाती है जैसे फोर्स नहीं कहलाना चाहिए, किस हैसियत में ये बिजनेस की ओवरसाइट कर सकती है? ठीक है। किस हैसियत में ये सरकारी एहलकारों और सरकारी इदारों के साथ मिलकर काम कर सकती है? वजीर आजम साहब जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, वो इस तंजीम को किस हैसियत में, किस कानून के तहत सरकारी जिम्मेदारियां दे रहे हैं? ठीक, चलें पॉइंट आपको आगे। कामरान क्विकली। मेरे ख्याल में नज़र आनी भी नहीं चाहिए, नज़र आ भी नहीं रही, क्योंकि ये बिल्कुल जैगम साहब ने ठीक कहा कि ये मुल्क है क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर पहले ही एक कन्फ्यूजन है कि इतने पावर सेंटर्स हैं और इन लोगों को अगर आप एम्पावर कर देंगे, और बिल्कुल सही बात है कि चंद नौजवान अगर आप पारा मार्केट में दुकानदार को पकड़ लें, यहाँ भी तो महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हो, तो वो किस कानून कायदे के तहत करेंगे? कोई मैजिस्ट्रेट, कोई DC, AC, उनके पास तो इख्तियारात है ना, एक कानून के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। हम कोई लॉलेस
नेस्ट किस्म की तो सिचुएशन नहीं है, जंगल का कानून तो नहीं है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो आइडियाज हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को रेजिस्ट करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि याद रखिए कि प्राइम मिनिस्टर भी बाय बुक जा सकता है, वो बाय बुक से बाहर जाके कोई इस तरह के काम नहीं कर सकता वो। तो मेरे ख्याल में इसको नजरसानी करनी चाहिए इनको इस सारे ज़ुनैरा। Well, I would like to ask the Prime Minister कि अगर उन्होंने एक फोर्स इंट्रोड्यूस करा दी है तो क्या जो बाकी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं या जो बाकी के हमारे इदारे हैं वो फेल हो गए हैं तो उन्हें ये इंट्रोड्यूस करानी पड़ी है, या वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गए हैं, या उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है? पहले तो वजह बताएं कि इस फोर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई है। नंबर 2, वॉलंटियरिज्म में बहुत बिलीव करते हैं प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उन्होंने शौकत खानम उसी तरीके से बनाया। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड के स्टेट रनिंग, स्टेट क्राफ्ट में वॉलंटियरिज्म नहीं ठीक है। पॉइंट आपके, सॉरी टू मैंने ये टाइगर फोर्स देखी है और अल्लाह ना करे देखनी पड़े। एनबीसी नजर आई कहीं? सिंध में तो कहीं नज़र नहीं आया, कोई टाइगर भी नज़र नहीं आया मुझे। दूसरी बात ये कि जगम साहब ने बहुत से सवाल उठाया कि क्या इख्तियार है, तो जगम साहब इनको मजिस्ट्रेट का के जो राइट्स हैं उनमें आर्टिकल 3 का इख्तियार है कि ये कीमतों पर नज़र रखें। इनको दिया नहीं गया है, लेकिन जाहिर है जब इनसे कहा गया है कि कीमतों पर नज़र रखें तो ये आर्टिकल 3 क्लॉज 3 का अख्तियार बन जाता है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर एहतियात करें, अब कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स को ना बुलाएं, क्योंकि इंसाफ लॉयर्स फोरम को बुला के फंस चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे चुकी है। अगर आप फिर बुलाया कन्वेंशन सेंटर में तो ठीक है। चले मैं आप ही उससे मार्क्स से कंक्लूड करूंगी सेगमेंट को कि हमारे पैनल को तो क्रिकेट टाइगर फोर्स का कोई भी टाइगर नजर नहीं आया, लिहाजा वो सवाल बड़ा दूर से पहुंचता है कि शायद इसने कोई किरदार अदा किया हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।